फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम कुछ हायर लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy फिजिक्स। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, a magnetic field of 2 × 10⁻² Tesla acts at a right angle to a coil of area 100 cm² with 50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt when it is removed from the field in time t. द वैल्यू ऑफ टी इज ओके। सो यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में उस कॉइल को उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से रिमूव किया गया था। ओके तो सिचुएशन कैसा है देखिए, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻² टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे एक्ट हो रहा है, okay, which acts at right angle to the coil, to a coil of area 100 cm². So situation is like this one. Let's imagine that this is that coil, okay, and magnetic field that is a B is acting along this direction, in this direction, because this direction is perpendicular to its plane. okay? अगर हम यहाँ पे एरिया का वेक्टर लेते हैं तो एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं। सबसे पहले बी, सो बी की वैल्यू कितना दिया है, इट इज इक्वल टू 2 × 10⁻² टेस्ला। उसके बाद एरिया की वैल्यू दिया है, एरिया इज इक्वल्स टू 100 cm² है। हमें प्रॉब्लम में उसको यूज करना है तो हमें मीटर² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मीटर²। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं विच इज इक्वल टू कैपिटल N विच इज इक्वल टू 50 टर्न्स यहाँ पे है। और साथ साथ यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज राइट एंगल टू कॉइल। ओके, दिस इज द कॉइल, उसका एरिया और उसके प्लेन को वो परपेंडिकुलर है, और उस एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन कैसा है, टूवर्ड्स सेम है। सेम होने की वजह से यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, अब हमें यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, EMF की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट, इसकी वैल्यू दिया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, सो E इज इक्वल्स टू N d∅/dt। दिस इज सिंपल फॉर्मूला माइनस, ओके, E that is the EMF induced is equals to minus N into d∅/dt, where d∅ is a change in flux in this time interval dt, N is number of turns। ओके, तो अब देखिए एवरेज EMF इंड्यूस इन अ कॉइल, इतना EMF इंड्यूस हो रहा है, लेकिन कब, जब हम उस कॉइल को रिमूव कर रहे फ्रॉम द फील्ड। यानी पहले फील्ड कितना था, दिस वन, बाद में फाइनल फील्ड कितना होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 0। यानी इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद दैट कॉइल चेंज हो रहा है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ दैट कॉइल। उस कॉइल को हम लेके जा रहे हैं उस फील्ड के रीजन से, तो उसके एसोसिएट जो भी मैग्नेटिक फील्ड था, पहले बी की वैल्यू उतना था 2 × 10⁻² टेस्ला। उसके बाद उसको हम जब उस फील्ड से बाहर लेके जाएंगे उस वक्त उसकी वैल्यू हो जाएगा B इज इक्वल टू 0। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज अगर हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो -N d∅, सो phi फाइनल माइनस phi इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल t। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ -N
d5 फाइनल फ्लक्स कितना होगा, तो फाइनल फ्लक्स का फॉर्मूला में पता है, इट इज इक्वल्स टू ए बी, okay, this is the initial final magnetic field which is equals to 0 into cos theta into cos 0 degree, theta cos 0 degree minus a b initial cos 0 degree. So this is a final flux linked with that coil, this is the initial flux linked with that coil upon t, okay, this is equals to E. सो अब सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ से उसके बाद कॉस ऑफ थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू कितना है, कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू EMF की वैल्यू होगा 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1 उल्टा माइनस n की वैल्यू 50 टर्न्स इनटू, ओके, ए कॉमन निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कॉमन निकल गया, इट इज इक्वल्स टू 1. ओके, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे बी सफिक्स एफ, इसकी वैल्यू होगा 0 क्योंकि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना था 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन यहाँ पे पूरा इसको कितना आएगा t, और t की वैल्यू कितना है, इट इज वी हैव टू फाइंड आउट दैट t. सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे t की वैल्यू हमें मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 0.1 सेकंड. ओके, तो 0.1 सेकंड ये इसका आंसर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. Next question. If a coil of metal wire is kept stationary in a non-uniform magnetic field, then यहाँ पे सिचुएशन देखिए, एक कॉइल है जो मेटल वायर से बना हुआ है जिसको हम स्टेशनरी रख रहे हैं एक जगह पे, ओके, और उस रीजन में रख रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है. देन व्हाट हैपन, ओके, अब अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म है, इधर कम है थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और इस साइड भी और कम है, इस साइड और कम है. ओके, तो एक रीजन हम कैसा कंसिडर कर रहे हैं कि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम कम है. ओके, अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम एक रिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक दिस वन, अब इस लिंक के रिलेटेड जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू कैसा है, यहाँ पे फिक्स है, भले ही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट कॉइल इट इज कांस्टेंट. ओके, और साथ साथ उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी फ्लक्स होगा, दिस फ्लक्स इज आल्सो फिक्स वन. तो वहाँ पे फ्लक्स फिक्स है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है. ओके, अगर आप इस रिंग को इस साइड मूव करते तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ता, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ता है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा. अगर इसी रिंग को आप इस डायरेक्शन में लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फाई की वैल्यू भी कम होगा. लेकिन इस दिए गए सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड linked with this coil is fixed. Due to that magnetic field the flux is fixed. फ्लक्स भी कैसा है, वहाँ पे फिक्स है. अगर फ्लक्स फिक्स है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली EMF जनरेट नहीं होना चाहिए और करंट भी जनरेट नहीं होना चाहिए, यानी इंड्यूस नहीं होना चाहिए. तो ऑप्शन ए क्या कहता है, देखिए, एन EMF इज इंड्यूस इन अ कॉइल. दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल. जब EMF इंड्यूस ही नहीं हो रहा है तो करंट कहाँ से इंड्यूस होगा, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. थर्ड ऑप्शन, नाइदर EMF नॉर करंट इज इंड्यूस. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि EMF भी इंड्यूस नहीं होगा और करंट भी इंड्यूस नहीं होगा. बोथ EMF एंड करंट इंड्यूस, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next question. A coil
has an area of 0.05 meter square and it has 800 tons. ओके, जो दिया है वो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेते हैं. एरिया दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर स्क्वायर. देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है n विच इज इक्वल्स टू 800 टर्न्स. ओके, it is placed perpendicularly in a magnetic field of strength 4 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. It is rotated through 90 degree in 0.1 second. Okay, so time interval की बात हो रही है यहाँ पे which is equal to 0.1 second. और साथ ही साथ इनिशियल एंगल कितना दिया है यहाँ पे, it is equals to 0 degree. और फाइनल वैल्यू कितना दिया है विच इज इक्वल्स टू θ2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री इतना हम रोटेट कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. सो लेट अस ट्राई टू राइट द फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला इज दैट ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू -n d∅/dt. अब यहाँ पे d∅/dt चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू लिख लेते हैं. इट इज इक्वल्स टू -n चेंज इन फ्लक्स, तो phi फाइनल माइनस phi इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल dt. ओके, तो वैल्यू सभी लिख लेते हैं यहाँ पे. -n. ओके, फाइनल कितना होगा, सो इट इज इक्वल्स टू a b फाइनल फ्लक्स की वैल्यू cos ऑफ थीटा फाइनल माइनस a b cos ऑफ थीटा इनिशियल. ओके, ये सब ब्रैकेट में डाल देंगे हम, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल dt. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू -n a b ब्रैकेट में cos थीटा f माइनस cos थीटा I अपॉन dt. सो दिस इज इक्वल्स टू -n की वैल्यू कितना है, इट्स 800. ओके, इनटू अब b की वैल्यू कॉमन निकाल लिया हमने. b की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 4 into 10 to the power -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. 4 into 10 to the power -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय. ओके, n की वैल्यू होगा, b की वैल्यू होगा, a की वैल्यू कितना होगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 90 डिग्री 0, cos ऑफ 0 डिग्री 1. सो ये -1 आएगा, -1 गेट प्लस, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है 0.1 सेकंड. ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये कितना आएगा देखिए, दिस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 800 है तो 1 2. ओके, इसको डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं हम. 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 160. सो दिस इज इक्वल्स टू 160 multiplied by 10 to the power -5 upon 0.1. This is equals to 1600 into 10 to the power -5. This is again equals to, final answer E is equals to, तो डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 and 5. So it's a 0.016 volt. So this is required answer. The option D is correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी लग रहा है. अ मूविंग कंडक्टर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड produces an induced EMF. This is in accordance with Ampere's law, Coulomb's law, Lenz law, Faraday's law. तो obviously answer is Faraday's law. Faraday's law क्या देता है हमें? Faraday's law gives the magnitude of induced EMF, whereas Lenz law gives the direction of that induced EMF. तो यहाँ पे हमें
सिर्फ एक कॉइल कंडक्टर को मूव कर रहे हैं हम, अ मूविंग कंडक्टर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इन अकॉर्डेंस विद क्या है, फैराडेज लॉ। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil at any instant t is given by phi is equals to phi t cube minus 100t plus 300. The EMF induced in the coil at t is equals to 2 second is, okay, so यहाँ पे magnetic flux linked with a coil, okay, which is given phi is equals to phi t cube minus 100t plus 300. It vary with time, no doubt. Function of this phi is a function of t. जैसे जैसे t चेंज होगा एंड टाइम पास होगा वैसे वैसे phi की वैल्यू चेंज होगा। अब हमें वो फाइंड आउट करना है एट 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पे कितना EMF इंड्यूस हुआ होगा। बहुत ईजी है। एज वी नो द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू माइनस d phi बाय डी टी। हम यहाँ पे n क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू नहीं दिया गया। ओके, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, अगर नहीं दिया है तो हम n की वैल्यू 1 ले लेंगे। ओके, सो डी फाइव बाई डी टी, तो फाइव की वैल्यू कितना है, इट इज अ फाइव टी क्यूब माइनस 100t प्लस 300, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ 5t क्यूब माइनस 100t plus 300. This is equals to minus ddt of, सॉरी, और फर्स्ट इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा निकाल लेते हैं। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सो 5t क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3t स्क्वायर, 5 इंटू 3 इट्स अ 15, सो 15t स्क्वायर माइनस 100t का डेरिवेटिव कितना आएगा, इट्स अ 100 प्लस 0। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू माइनस 15t स्क्वायर प्लस 100। ओके, तो ये होगा EMF विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि EMF जो भी इंड्यूस हो रहा है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू आ चुका है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है E एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, इट इज इक्वल्स टू माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर, इट्स अ 4 प्लस 100, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 100, दिस इज इक्वल्स टू 4040। द ऑप्शन B इज करेक्ट वन, 40 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको अच्छे तरह से समझिएगा। अ मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन एन इन्फिनिटली लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। ओके, एक कॉपर ट्यूब हम इमेजिन कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वन, दिस इज दैट कॉपर ट्यूब। अब इस कॉपर ट्यूब में हम क्या करने वाले हैं, अब मैग्नेट इज ड्रॉप, यहाँ से हम एक मैग्नेट को ड्रॉप करने वाले हैं। ओके, एक मैग्नेट को हम यहाँ से ड्रॉप करने वाले हैं। ओके, तो वो मैग्नेट को हम जब ड्रॉप करेंगे तो दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ कॉपर। ओके, तो जब ये मैग्नेट इसमें से पास होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, और जो भी EMF इंड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, द मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन एन इन्फिनिटली लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब, इसका लेंथ इनफाइनाइट है। First option is that magnet move with continuously increasing velocity and ultimately acquire a constant terminal velocity. This is the first option. इसका कहना है कि मैग्नेट जो भी है वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी से पहले मूव होगा, लेकिन जैसे जैसे वो मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स जो भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दैट कॉइल, लिंक्ड विद दैट कॉइल at that instant, at that place, it also get changes rapidly. अगर वो rapidly change हो रहा है तो induced EMF भी rapidly produce होगा। अगर induced EMF rapidly produce हो रहा है तो definitely वो उसको oppose करेगा।
ओके, तो यहाँ पे मैग्नेट मूव्स विथ continuously increasing velocity and ultimately acquire a constant terminal velocity. This is the first option. Magnet moves with continuously decreasing velocity and ultimately come to rest. The magnet moves with continuously increasing velocity but constant acceleration. The magnet moves with continuously increasing velocity and acceleration. यानी यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में वेलोसिटी भी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है. सेकंड ऑप्शन में मैग्नेट कंटिन्यूसली मूव हो रहा है लेकिन उसके बाद उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है. थर्ड ऑप्शन, अब यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट है थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है. ओके, नेक्स्ट वन, मैग्नेट मूव्स विथ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली कम टू रेस्ट. क्या ऐसा होता है? क्योंकि ये जो फॉल हो रहा है इट इज अंडर ग्रेविटी. ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. क्यों? क्योंकि देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन, जब हम इसको मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, तो ये जो भी ट्यूब बना है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, और वो ईएमएफ जो भी इंड्यूस हो रहा है वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगा? एरिया और या चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड होगा. अगर चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब इस केस में जैसे हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कम है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फॉल हो रहा है. लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे ये ड्रॉप हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा. अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है तो जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है उस इंस्टेंट पे, उस प्लेस पे, तो वो फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज करेगा, उसके मोशन को. तो ये कुछ देर तक चलते रहेगा. उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें इतना ईएमएफ उसका इंड्यूस होगा और इतना उसकी वेलोसिटी होगी सो दैट अपोजिशन और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दोनों बैलेंस होंगे. और बैलेंस होने की वजह से वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, एक टर्मिनल वेलोसिटी हम जिसके कहेंगे, उसके साथ वो मूव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट नॉर्थ साउथ इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड while it oscillates. The magnet moves in and out of the coil C. Okay. The coil is connected to a galvanometer G. Then, as the magnet oscillates, first option is galvanometer shows deflection to the left and right with constant amplitude. Second option is G shows deflection on one side. G shows no deflection. G shows deflection to the left and right, but the amplitude steadily decreases. So which one is correct one? थोड़ा सोचिए. जो भी हमने फैराडेज लॉ पढ़ा है, लेंज लॉ पढ़ा है, उसके हिसाब से जब भी अगर मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा है तो वो मैग्नेट जो भी ऑसिलेट हो रहा है विद इन अ कॉइल, तो ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ दैट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कॉइल गेट चेंजेस और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा. और फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है विच इज लिंक्ड विद दैट कॉइल ड्यू टू दैट ऑसिलेटिंग मैग्नेट, तो ऑब्वियसली है वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. और जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट अपोजेस द कॉज. वो हमेशा जो भी जिसकी वजह से चेंज हो रहा है उसको वो अपोज करता है. तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से आप इमेजिन कीजिए कि इसकी वजह से क्या होगा. इसकी वजह से सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा जैसे जैसे वो मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा है. ओके, तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट, बट ड्यू टू द अपोजिशन, ओके, टू दैट चेंज, द उस एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑसिलेशन सडनली स्टेडीली डिक्रीजेस. वो डिक्रीज हो जाएगा, फाइनली वो एक जगह रुक जाएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ऑप्शन डी कैसा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी लग रहा है, इफ अ कॉपर रिंग इज मूव क्विकली टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अ पावरफुल स्टेशनरी बार मैग्नेट, then
यहाँ पे कॉपर रिंग को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मूव कर रहे हैं फास्ट टूवर्ड्स द साउथ पोल और पावरफुल स्टेशनरी मैग्नेट। तो अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, जब हम उसको मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द बार मैग्नेट, तो ऑब्वियसली जो भी फ्लक्स होगा, ओके, तो वो फ्लक्स चेंज होगा विच इज एसोसिएटेड विद दैट रिंग, फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉपर रिंग गेट चेंजेस। अगर वो चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट फ्लो होगा। तो कौन से चार ऑप्शन से देखते हैं। करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर रिंग, ये 100% होगा। वोल्टेज इन द मैग्नेट इंक्रीजेस, वोल्टेज इन द मैग्नेट, करंट फ्लोज इन द मैग्नेट, कॉपर रिंग विल गेट मैग्नेटाइज। सो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नेट में न तो करंट प्रोड्यूस होता है, न तो वोल्टेज डेवलप होता है, ओके। सो न तो कॉपर रिंग मैग्नेटाइज होता है, यानी जैसे आपने उस मैग्नेट को हटा लिया, कॉपर रिंग अगर आपने अलग से रख दिया, सो कॉपर डज नॉट गेट मैग्नेटाइज। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर रिंग ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। Next question. In a magnetic field of 0.05 Tesla, area of a coil changes from 101 centimeter square to 100 centimeter square without changing the resistance, which is 2 ohm. The amount of charge that flows during this period is. So यहाँ पे हमें amount of charge find out करना है, यानी Q की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या दिया है हमें? यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 0.05 टेस्ला। उसके बाद एरिया चेंज हो रहा है 101 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ओके। तो सबसे पहले हम चेंज इन फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू, इट्स अ B इंटू डी ए, क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है इसलिए हम, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है, तो एरिया चेंज हो रहा है तो इसलिए डी ए। सो दिस इज इक्वल्स टू B की वैल्यू कितना है? इट्स अ 0.05 टेस्ला इंटू चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो दिस इज अ फाइनल एरिया चेंजेस फ्रॉम 101 सेंटीमीटर स्क्वायर टू दिस वन। सो हमें चेंज फाइंड आउट करना है, इसलिए सो 100 इज अ फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं कॉमन निकला तो 10⁻⁻⁴ स्क्वायर है। दिस इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? ये -0.05 इंटू 10⁻⁻⁴। इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻�6, ओके। ये माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। सो चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो माइनस निकल जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट कॉइल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻�6, ओके, वेबर। इसको हम वेबर में लिख सकते हैं, ओके। तो अब हमें फाइंड आउट करना है चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला एज वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है? 2 ओहम। सो दिस इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻�6 चार्ज है, तो कूलम इसका आंसर होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 second. The charge pass through the coil in this time is 0.8 coulomb, 1 coulomb, 5 coulomb and 4 coulomb. Okay, as we know that यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज फाइंड आउट करना है, कितना चार्ज वहाँ पे पास हो रहा है उस टाइम इंटरवल में। सो
अभी तक हमने देखा कि दिस चार्ज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और इसका फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, Q इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी डी फाई बाय आर, वेर आर इज अ रेजिस्टेंस, डी फाई इज अ चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, तो 110 वेबर हो रहा है, पहले कितना था 2 वेबर, तो चेंज कितना हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स अ 10 माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, इट्स अ 2 ओहम। सो दिस इज इक्वल्स टू 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4, so 4 coulomb. This is the correct answer. The option D is correct one. तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया सॉल्व। तो इसमें हमने सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो पूछ सकते हैं ऑन फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, ऑलमोस्ट सभी टाइप के प्रॉब्लम्स हमने कवर किए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।